हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो निर्धारित कवि हैं उनको हम देखेंगे, जिनमें हम पहला विद्यापति को देखेंगे। ये चैप्टर 6 है और ये चैप्टर 6 का पार्ट 1 वीडियो है। ये जो वीडियो होगा वो ऑफिशियल सिलेबस के अनुरूप होगा। इसमें न चीज़ें हम ज़्यादा देखेंगे और ना कम देखेंगे। इस वीडियो का PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इससे पहले मैंने हिंदी का जो प्रथम भाग था, हिंदी में मैंने सिलेबस को जब डिस्कस किया था तो इसमें 5 पार्ट हैं। तो उस 5 पार्ट में हमने भाषा जो पहला पार्ट है उसको हमने लगभग ख़त्म कर लिया। इसमें कई चीज़ें हैं जो बची हुई है, उनको मैं कंप्लीट करूँगा बाद में। लेकिन हम आज दूसरे पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जो साहित्य है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, साहित्य है। इसमें हम दूसरे पार्ट में जो काव्य है, काव्य के अंतर्गत निर्धारित जो कवि दिए गए हैं उसमें हम विद्यापति को आज देखेंगे। उसके बाद कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण ऐसे दिए गए हैं। तो हम आज किनको देखेंगे, तो विद्यापति को देखेंगे। और इस तरह से हम सारे जो कवि हैं, सारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इससे पहले के हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये प्लेलिस्ट है JSCC सीजिल हिंदी पेपर 2 करके, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे लगभग आपको 23 से 24 वीडियोस मिल जाएंगे जो कि हिंदी पेपर 2 से संबंधित होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यदि आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इनको आप देख लोगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपने कहानी, नाटक, उपन्यासों को नहीं पढ़ा है तो मैंने उनको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर आप इसे पढ़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरव ऑफिशियल, या तो आप इसे टाइप कर सकते हो या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। विद्यापति हैं, इनकी शुरुआत करते हैं। तो जो विद्यापति हैं इनका पूरा नाम क्या है, तो विद्यापति ठाकुर है, ये आप याद रखेंगे। विद्यापति ठाकुर इनका पूरा नाम है। यदि इनके अन्य उपनामों की बात करें तो महाकवि कोकिल भी कहा जाता है, मैथिली कोकिल भी कहा जाता है और रस सिद्ध कवि भी कहा जाता है। क्यों? तो रस होता है उससे संबंधित ये रचना करते थे, जिस कारण से इन्हें रस कवि कहा जाता है। इनके जन्म और मृत्यु को लेकर काफ़ी सारे विवाद हैं, विद्वानों के बीच मतभेद है। इस कारण से इनका कोई एग्जैक्ट जन्म और एग्जैक्ट मृत्यु नहीं मिल पाता है। तो जन्म जो इनका हुआ वो सामान्यतः माना जाता है कि 1350 से लेके 1374 के बीच में ही कभी इनका जन्म हुआ होगा। सामान्यतः कई सारे जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ वो 352 ईस्वी में हुआ था। और बाकी इनकी मृत्यु है वो भी इनका एग्जैक्ट डेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये संभवतः कहीं बीच में होता है, 1440 से लेकर 1448 के बीच में, इन्हीं 8 सालों में कहीं पे इनका जन्म और कहीं पे इनके मृत्यु हुई थी। तो इस बारे में काफ़ी मतभेद है। यदि इनकी जन्मभूमि की बात करें, मतलब यहाँ इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये एक बिपसा गांव है जो कि मधुबनी जिला में है। और वो मधुबनी जिला कहाँ है, तो वो बिहार में है। उस समय ये दरभंगा जो था, दरभंगा उस क्षेत्र में हुआ करता था। तो दरभंगा का जो राज्य था, जिसमें ओइनवार राज्यवंश जो राज्य करते थे, उन्हीं के संरक्षण में ये विद्यापति कवि रहे। इनके जो पिता थे उनके बारे में भी आपको जानना है। ये इनका पिता का नाम श्री गणपति ठाकुर था, जो कि तिरहुत प्रमंडल जो अभी है, तिरहुत के शासक जो था राजा गणेश्वर, उनके दरबार में एक पुरोहित के रूप में ये काम करते थे। ये जो शैव वंश से संबंधित थे, जो विद्यापति है ये शैव वंश के प्रतिपादक बोल रहा हूँ, शैव वंश के मतलब कि इनकी पूजा करते थे। आप ऐसे याद रखो। इनकी माता का नाम हासिनी देवी था, ये याद रखें। इनका जो विषय था वो क्या था, तो ये श्रृंगार रस और भक्ति रस से संबंधित रचनाएं करते थे। ये एक यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये भक्ति काल के कवि आप मान लोगे। आप यदि आप इसको देखोगे कि ये भक्ति रस की रचना कर रहे हैं, भक्ति रस से संबंधित, तो आप इनको कहोगे कि भक्ति काल के कवि है। लेकिन नहीं, ये भक्ति काल के कवि नहीं है। ये कहाँ के कवि हैं, तो ये आदि काल के कवि हैं। ठीक है, आदि काल के कवि हैं, जिनको वीर गाथा काल भी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये आदि काल के ही कवि हैं, इसको आप याद रखोगे। इनकी जो भाषा है वो क्या है, तो इनकी जो भाषा है वो संस्कृत है, अभट्ट है और मैथिली है। संस्कृत, अभट्ट और मैथिली, ये तीनों भाषाओं में इनकी रचनाएं आपको मिलती है। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो क्या था, तो ये साहित्यकार एक थे, ये एक विद्वान भी थे। तो इससे संबंधित इनके पुरस्कार या फिर उपाधि इनको कहा जाए तो उपाधि इनको महाकवि मिला है। पुरस्कार से संबंधित कुछ चीज़ें नहीं है। तो इनको उपाधि कौन सी मिली है, तो ये महाकवि की उपाधि इनको मिली है। इनकी यदि प्रमुख हम रचनाओं की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि आप हिस्ट्री जब पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलती होगी। उनके बाद कुछ और रचनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है कि मणिमंजरा नाटकी, मणिमंजरा, गंगा वाक्यवली, भूर परिक्रमा, ये सब कई और रचनाएं हैं जिनको बाकी इनके जो रचनाएं हैं उनको हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि जो संस्कृत के कौन रचनाएं हैं, अभट्ट में कौन रचनाएं हैं और मैथिली में कौन रचनाएं हैं। विद्यापति के यहाँ उगना आप याद रखेंगे, उगना नाम का एक नौकर था, ये आप याद रखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो उगना है ये भगवान शंकर थे। ये किंवदंतियां जो है, कहानियां चलती है कि भगवान शंकर खुद विद्यापति के घर में रहते थे और इनका लालन पालन करते थे। विद्यापति की ऐसी रचनाएं मानी जाती है। तो आप इसको उगना याद रखेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए। जिन राजाओं, कौन से राजा थे, तो ओइनवार वंश के राज्य के दरबारों में ये रहते थे। ओइनवार वंश के जितने भी राज्य हुए उन्हीं के दरबार में ये रहते थे, तो उन्हीं के दरबार में रहते थे। तो ये आप याद रखोगे। उनमें देव सिंह, कृति सिंह, नर सिंह, शिव सिंह, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो शिव सिंह से संबंधित है। भैरव सिंह हो गया, उसके बाद चंद्र सिंह, दिति सिंह, तो कई सारे जो राजा हुए उनके ये दरबार में रहते थे। जो विद्यापति है ये दो अर्थों से मिलकर बना हुआ है। एक तो विद्या जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और दूसरा हो गया पति जिसका अर्थ होता है स्वामी। तो इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान का स्वामी जो होगा उसे ही विद्यापति कहेंगे। तो विद्यापति का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान का स्वामी। इनका जो जन्म समानता है यही माना जाता है 1352 से लेके 1448 के बीच में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कोई मतलब की सहमति नहीं है। अलग अलग जो विद्वान हैं वो अलग अलग जो इनका जन्म और मृत्यु का काल मानते हैं। इनकी रचनाएं मैथिली संस्कृत में हुई। ये एक संगीतकार भी थे, लेखक भी थे और दरबार में राज्य पुरोहित का भी ये काम करते थे। ये शिव भक्त थे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन इन्होंने प्रेम गीत भी लिखा जो कि भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे गए। जो प्रेम गीत लिखा वो कृष्ण से संबंधित लिखेंगे, तो कृष्ण से संबंधित इन्होंने कई सारे गीत भी लिखे थे, वैष्णव जो भक्ति है उससे संबंधित। विद्यापति का प्रभाव केवल मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह अन्य जो पूर्वी भाषाएं थी, अन्य जो पूर्व की भाषाएं थी, जैसे कि भारतीय साहित्य परंपरा तक इनको, जिसमें भोजपुरी भी आ गया, हिंदी भी आ गया, तो ये सारे में भी इनका प्रभाव काफी देखने को मिलता है। विद्यापति के समय की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, जो कि आगे चलकर विलुप्त हो गई थी। उसके बाद अभट्ट थी, जो पूर्वी भाषाएं थी जिनकी मैंने चर्चा की, मैथिली थी, भोजपुरी थी, हिंदी थी। आगे चलकर जब अभट्ट भाषा का विनाश होता चला गया, मतलब अभट्ट भाषा विनाश कह रहा हूँ, अभट्ट भाषा जब परिपूर्ण होता चला गया तो उसी से हिंदी का विकास हुआ। यह जब हिंदी का विकास मैंने वीडियो पढ़ा था तो वहाँ पे भी मैंने इसको बताया है। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें भी इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो ये जो शुरुआती संस्करण जो थे इनके, अभट्ट के हो गए, मैथिली के हो गए, भोजपुरी के हो गए, इनमें जो विद्यापति हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो इसी कारण जो भाषाओं की जो बनाने की विद्यापति का जो प्रभाव है उसके कारण ही इन्हें इटली के दांते, इटली के एक जो फिलोसफर हुए या फिर रचनाकार हुए दांते, उनसे इसकी तुलना की जाती है। और इंग्लैंड में चारस, इंग्लैंड के जो चारस हैं उनके समान इसे माना जाता है। ये आप याद रखोगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि बंगाली साहित्य के जनक हैं वो विद्यापति को ही कहा जाता है। बंगाली साहित्य का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, वो विद्यापति को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखोगे। इनके जन्म से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करने का प्रयास किया है, तो आप इनको पढ़ लोगे। बाकी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा प्रयास किया है कि आप इसके बारे में भी जान लें। जो महाकवि विद्यापति हैं वो संस्कृत, अभट्ट, मैथिली में लिखते थे। ये मैंने कई बार आपको बता दिया है, फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। शास्त्र, लोक कला, ये दोनों में उनको बहुत असाधारण वो थे, शास्त्र में भी थे और लोक कलाओं में भी ये थे। उसके बाद कर्म कांड हो या फिर धर्म हो या फिर दर्शन हो या फिर न्याय हो, सौंदर्य शास्त्र हो, विरह हो, उसके बाद भक्ति हो, इन सारे में उनकी रचनाएं काफी उत्कृष्ट रचनाओं उन्होंने की है। महाकवि जो है वो ओइनवर राजवंश के राजाओं के संदर्भ जो समय में रहते थे, ये मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से राजा रहते थे उनको भी मैंने बता दिया। ये आप याद रखो कि उन्होंने 3 रानी जो थी उनके भी संरक्षण में उनके भी सलाहकार ये रहे थे, जिसमें विश्वास देवी थी, उसके बाद धीरमती देवी थी, धीरमती देवी, उसके बाद लखीमानी देवी थी, ठीक है, जिन्हें दई भी कहा जाता है। तो ये 3 रानियां थी, इनको भी आप याद रखोगे।
उनकी जो कृतियां हैं जो संस्कृत में है उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो संस्कृत में उनकी कृतियां हैं दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये आप याद रखोगे। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विद्यापति की रचनाएं हैं जो संस्कृत में है, तो आप इसको याद रखोगे। आपको यदि क्षमता हो तो आप इसका प्रकाशन भी याद रख सकते हो कि किसने इसका प्रकाशन किया। बाकी ये याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बुक याद रखनी है और कौन सी भाषा में है वो याद रखनी है। तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी सबसे पहली जो है वो दुर्गा भक्ति तरंगिणी किसमें है, संस्कृत भाषा में है। पुरुष परीक्षा जो है वो संस्कृत भाषा में है। मणि मंजरी है जो किस भाषा में है, ये एक नाटक है, ये भी संस्कृत में है। उसके बाद विद्यासागर विभाग सागर है, विभाग सागर जो है वो ये आप याद रखोगे। विभाग सागर जो है वो विद्यापति संस्कृत ग्रंथावली, ऐसे ग्रंथावली किसने लिखी है, कबीर ने लिखी है। लेकिन जो विद्यापति संस्कृत ग्रंथावली है उसकी रचना में उसकी जो प्रकाशन हुआ वो भाग एक रूप में कमलेश्वर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है, विभाग सागर। उसके बाद गोरक्ष विजय एक नाटक है, यह भी संस्कृत में है। भूपरिक्रमा ये भी संस्कृत में है। स्वर है, ये भी संस्कृत में है। उसके बाद आप याद रखोगे गंगा वाक्यवली, ये रानी विश्वास देवी की आज्ञा से रचित की गई थी। तो ये आप याद रखोगे रानी विश्वास देवी की आज्ञा से कौन सी रचना रची गई थी, तो गंगा वाक्यवली। उसके बाद गाया पतलक जो है वो विद्यापति की 3 जो कृतियां हैं वर्षकृत्य जो है इनकी जो प्रकाशन है उससे संबंधित है। जो वर्षकृत्य है विद्यापति की 3 कृतियों का संकलन है वर्षकृत्य। उसके बाद मणि मंजरी जो नाटक है मैंने बता दिया, दान वाक्यावली व लिखनीवली। तो ये कुछ संस्कृत के जो बुक थे उनकी रचनाएं थी, उनको आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन कौन से बुक हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं। उसके बाद इनकी 2 कृतियां हैं, 2 इनकी रचनाएं हैं जो अभट्ट भाषा में लिखी गई है, एक कीर्ति पताका और एक कीर्तिलता। तो कीर्ति पताका का जो अनुवाद है वो दिल्ली से प्रकाशित हुआ था, ये आप याद रखोगे। और जो कीर्तिलता है ये जो इसके जो प्रकाशन हुआ है वो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से हुआ। इसके अतिरिक्त कई सारे उन्होंने अभट्ट में रचनाएं की है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही आप याद रखोगे, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि पदावली जो है वो किस भाषा में रचना की गई है, तो वो मैथिली में की गई है। पदावली की रचना मैथिली में की गई है, जिसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो इसका अनुवाद और जो प्रकाशन है वो विद्यापति पदावली नाम 3 खंडों में किसके द्वारा किया गया, तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। जो कि पदावली है ये 3 खंडों में है, ये भी आप याद रखोगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि कीर्तिलता जो उसकी जो शैली है, उसकी जो लेखन शैली कीर्तिलता की है, जो कीर्तिलता किस भाषा में है, वो अभट्ट भाषा में। तो उसकी जो पृथ्वीराज अशोक के द्वारा जो चंद्रबरदाई लिखी गई है उनसे ये मिलती जुलती है, तो ये आप याद रख लोगे। नेक्स्ट आता है कि ये श्रृंगार रस से संबंधित कवि थे। तो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ जो शुक्ल जी मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य हमें पढ़ना भी है, तो वो संभवतः मानते हैं कि 1050 ईस्वी के, मतलब ईस्वी बोल रहा हूँ, 1050 संवत में वो मानते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ, जब प्रकृत जो भाषा है वो अंतिम अवस्था में पहुंची और अपभ्रंश बनी, फिर अभट्ट बनी। तो उसके बाद हिंदी साहित्य का आरंभ वो उन्होंने माना है। और इस काल को उन्होंने क्या कहा है, तो इस काल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। और जो विद्यापति है वो वीर गाथा काल से ही संबंधित है। लेकिन यद्यपि उन्होंने रचनाएं जो है वो भक्ति रचनाएं की है, लेकिन वो भक्ति काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। जो रासों की जो भांति कृतिलता है उसमें भी छंद का व्यवहार किया गया है, ये आप याद रख लोगे। और प्रकृत भाषा में हुआ है, तो छंद ये आप याद रख लोगे। उसके बाद ये एक कथन याद रखोगे कि अयोध्या सी उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी कहा जाता है, इन्होंने कहा है कि जो काव्य है, जो कविता है विद्यापति की, उनकी रचना में ये कहते हैं कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर होता है। अपनी जो कोकिली जो कंठता थी, इसके कारण ही इसे मैथिली कोकिली विद्यापति को कहा जाता था, यह भी आप याद रखोगे। पदावली जो है वो उनकी हिंदी रचना है, जो मैथिली रचना है उसको हिंदी रचना भी आप इसे मान सकते हो, लेकिन आप मैथिली ही इसे करोगे। लेकिन ये जो कुछ ऑफिशियल सोर्स है वहाँ पे हिंदी रचना भी लिखा हुआ था, जिस कारण से मैंने इसको ऐड कर दिया है। लेकिन आपको एग्जाम में आए कि किस भाषा में है, तो आप इसे मैथिली मारोगे। ठीक है, पदावली। उसकी जो प्रसिद्धि का कारण पदावली में कृष्ण राधा विषयक श्रृंगार पद है,
और इसके आधार पर उन्होंने हिंदी में राधा कृष्ण विषयक श्रृंगारी काव्य में जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। यदि आपसे पूछे कि राधा कृष्ण विषयक श्रृंगारी काव्य के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो विद्यापति को माना जाता है। उनके कुछ राजनीतिक जीवन से संबंधित चीजें देख लें तो विद्यापति ने जिन राजाओं के यहाँ काम किया था, उस समय वहां पे मुस्लिम आक्रांताओं जो थे, मुस्लिम सुल्तान जो थे, उनके घुसपैठ का काफी खतरा हुआ करता था। कीर्तिलता में इस बारे में उन्होंने चर्चा भी की है कि जो ओइनवर राजा थे, राजा गणेश्वर, उनको तुर्की सेनापति जो था मलिक अरसलान जो था, वो 1971 ईस्वी में उसे मार दिया गया था। किसको? तो वो राजा गणेश्वर को। तो 1401 तक विद्यापति ने जौरपुर सुल्तान अलासान को उखाड़ फेंका। जो अरसलान था जिसने राजा गणेश्वर को मारा था, उसको जो विद्यापति थे उन्होंने उखाड़ फेंका अपनी जो उसकी स्किल थी उनके हिसाब से, ठीक है। गणेश्वर के जो पुत्र थे वीर सिंह और जो कीर्ति सिंह, उनको सिंहासन पे उन्होंने स्थापित किया था। तो वो जो समय था वो संघर्ष का समय था, तो इस कारण से इनकी जो राजनीतिक जीवन भी तो वो काफी उत्कृष्ट इसमें है। एक आप बात याद रखोगे कि कीर्तिलता जो उनकी बुक है, कीर्तिलता में उन्होंने मुसलमानों के प्रति कथित सम्मान, जो उनके राजा हुआ करते थे, जो इनवर वंश के राजा हुए, वो मुसलमानों को सम्मान देते थे। तो इस संदर्भ में जो है वो विद्यापति लिखते हैं कीर्तिलता में कि मुसलमानों को जो सम्मान दिया करते थे उनके जो राजा, उनको उन्होंने धूर्तता से आलोचना की है। काफी वो आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमेशा आप पे आक्रमण करते रहते हैं और आप उसकी आप सम्मान करते हो, तो ये सही नहीं है। तो ये कुछ राजनीतिक जीवन से संबंधित चीजें थी। तो यही वीडियो था जिसमें हमने विद्यापति के जो जीवन था उससे संबंधित, उनकी रचनाओं हो, उनकी जो काव्य शैली हो, उनका जो जीवन परिचय हो, उससे संबंधित मैंने चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो प्लेलिस्ट है JSSC CGL हिंदी पेपर 2, उसको आप फॉलो कर सकते हो और कई सारे प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड ऑल एग्जाम PYQ। तो इन सबको आप चेक कर सकते हो। तो हमने विद्यापति ठाकुर को खत्म किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आगे के कवियों को होगा और जल्द से जल्द हम जो सिलेबस है इसको कंप्लीट करेंगे। अब आपको स्क्रीन पे हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।